important lecture again. Back to the drawing board in this lecture. We are going to discuss the whole lecture. I will be trying to, I will try to give in English language, English, so that we can learn also. This is our, language, and we have to learn. So UKPSC lecture mains exams. This is syllabus, and this is what we have done with the help of, as we know, one of our students, Shankaranand. We have made this file, and we can say that in this file there are various layers. So first of all, we are going to deal with poetry, right? So you can write in your section poetry. We have tried to divide the writers on the basis of genre. Okay. So can anyone tell me who created the word? Naveen, आपने बताना who created the word genre? आपको बताया है? हाँ, Plato. Yes, very good. जॉनर वर्ड किसने क्रिएट किया है? प्लेटो ने किया है. GENRE जॉनर. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा. जॉनर मीन साहित्यिक विधा. ठीक है, तो ये टर्म प्लेटो ने इन्वेंट किया है. प्लेटो, अगर जो लोग लिखना चाहते हैं क्या लिखोगे? हमारे वेस्टर्न क्रिटिक है, फादर ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, प्लेटो. ठीक है, अपने नोट्स में एडिट कर लो या फिर अलग से लिख लो. ठीक है, तो जॉनर वर्ड इज क्रिएटेड बाय द राइटर प्लेटो इन ग्रीक. इट्स अ ग्रीक वर्ड. प्लेटो कहाँ का है? ग्रीक है. ठीक है, प्लेटो को उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं अफलातून. जैसे कि इंग्लिश में एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु हो गया, ऐसे ही जो प्लेटो है वो क्या हो गया? अफलातून. हाँ, उर्दू पर्शियन पोइट्री में अफलातून करके उनको रेफर किया गया. तो ये ऐसे जीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वो प्लेटो ही है. ठीक है, और कहाँ का है? ग्रीक. और मैंने क्या बोला? फादर ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म. वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लेटो से ही माना जाता है. हालांकि प्लेटो के जो गुरु थे उनको भी हम पहला क्रेडिट दे सकते हैं, सुकरात. इंग्लिश में हो गया सोक्रेट्स. ठीक है, हाँ, तो मैंने एक कोड याद कराया था, SPA, स्पा. स्पा जो मैंने बताया था बाथिंग वाला. तो सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ठीक है, वो कोड याद रखना है, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ठीक है, तो ये जॉनर, तो पोइट्री, प्रोज, ऐसे करके जॉनर वर्ड क्रिएट किया था प्लेटो ने, कि जॉनर अलग अलग जॉनर में डिवाइड. तो हम यहाँ देख रहे हैं मेन मेन जो पोइट्स हैं उनके आगे हमने इसको 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार करके भी एक फाइल बनाई थी. फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की एक इमेज है. तो यहाँ पर उनका लाइफ स्पैन हमने देखा, थोड़ा सा ब्लर आ रही है इमेज में, क्लियर कर रहा हूँ. उसको लिखना है. देखो 1770 से 1850. ठीक है, इनकी जो डेथ है वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट मानी जाती है. ये 1850 है, 1850, 1770 से 1850. ठीक है, आज के इस नोट्स में स्पेशली ऑफलाइन वाले साथी जिनको नहीं पता होगा वो लिखना, सिलेक्टेड लिखना. मतलब जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, डिवाइड, अपने अपने माइंड को भी जज करते रहो कि मुझे याद है तो छोड़ देना, अगर नहीं याद है तो लिख लेना. और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिनको ये नहीं पता है कि याद है कि नहीं है, तो लिख लेना है ना. ठीक है ना. हाँ, ऐसी भी एक कैटेगरी है, जज ही नहीं हो पाता वो ना, कि गुरुजी साहब आप पूछोगे तब पता चलेगा, तब तक जो है टाइम निकल जाता है ना. तो इसीलिए तो लिखना चाहिए. ठीक है, तो हाँ, लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंट है, जिन्होंने पढ़ रखा है कई बार, वो छोड़ सकते हैं आपके ऊपर. तो प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा गया इनको. फाइल हम सब लोग को मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि समझना ज्यादा जरूरी होगा लेक्चर को. वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है, इनको कहा गया. बार्ड ऑफ ब्रिटिश पोइट्री भी कहा गया है. ठीक है, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि चौसर को हमने बार्ड नहीं कहा है. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में चौसर भी आएगा क्योंकि चौसर पहला पोइट, लेकिन बार्ड हमने इन्हीं को कहा. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. तो बार्ड का मतलब आप लोग के बेसिक बेसिक अगर हम बात करें, तो अगर हम एग्री लेक्चर लेवल पे बात करें, तो बार्ड वर्ड का मतलब भी पूछा है. क्या था? नेशनल, राष्ट्रीय कवि. वहाँ का राष्ट्रीय कवि जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है. जी हाँ, शेक्सपियर को. लेकिन बार्ड ऑफ एवन कहते थे, और बार्ड ऑफ पोइट्री नहीं कहते, लेकिन बार्ड ऑफ ब्रिटिश पोइट्री ये टाइटल हम इनको देते हैं. ठीक है, हाँ, ये उनको बार्ड ऑफ एवन कह सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए. दूसरा, उनको हम बार्ड ऑफ, कई बार ब्रिटिश ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के लिए हम बार्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना. हाँ, और हाँ, अगर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो वहां पर गलत मत करना, वहां पर क्रिस्टोफर मार्लो करना, क्योंकि मार्लो पहले आए थे शेक्सपियर से पहले. कई जगह फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्या लिखा होगा? शेक्सपियर, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो उनसे पहले आ गए हैं, MARLOWE. ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो, ये क्वेश्चन LT में बच्चों ने गलत किया, बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आया. तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है क्रिस्टोफर मार्लो करना, क्योंकि उनसे पहले आ गए थे, ब्लैक वर्ड्स को उन्होंने इन्वेंट किया. ठीक है, जैसे
फादर ऑफ सोनेट्स अगर इटालियन सोनेट्स कहें तो हम पेट्रार्क को नहीं कहेंगे, ठीक है, बताया था मैंने, लेंटिनी, लेंटिनी, हाँ, एलटी में यही क्वेश्चन आपको ट्रैप करेगा। पेट्रार्क हमने हर जगह पढ़ा है, लेकिन लेंटिनी उसका उससे भी पुराना ऑथर था, LENTINI, लेंटिनी जो है फादर ऑफ इटालियन सोनेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो वहां पर आपको कंट्रोवर्सी रहेगी, उनको मैं क्लियर कट बता देगा, ठीक। तो आगे बढ़े साथियों, तो मैंने बताया कि बार्ड ऑफ ब्रिटिश पोइट्री हो गया। चलो जल्दी से बता दो, बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री, गुड, बार्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्री, बार्ड ऑफ इंडियन पोइट्री, बार्ड ऑफ इंडियन पोइट्री रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लेना, ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। बार्ड ऑफ इंडियन पोइट्री है रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश कहूंगा मैं, पूरा बोलना पड़ेगा। बार्ड ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो तीनों के बार्ड याद हो गए, ब्रिटिश और आपका अमेरिकन और इंडियन। अब आयरिश भी क्या बचा फिर, उसको भी क्यों छोड़े? आयरिश पोइट्री का बार्ड, नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ाया था, हाँ, ठीक है, मूर, है ना, हाँ हाँ, थॉमस मूर, थॉमस मूर, नोट कर लो। बार्ड ऑफ आयरिश पोइट्री थॉमस मूर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन वहां के पूछे, 19th सेंचुरी नोट करना, हाँ विक्टोरियन है। बार्ड ऑफ आयरिश पोइट्री थॉमस मूर, ठीक है। और बेटा एज नोट कर लेना, 19th सेंचुरी है। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पोइट्री में अगर हम देखें तो इनकी पोएम्स हमें पता ही है, डैफोडिल्स हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये वाली पोएम भी एक सोनेट है, सोनेट है ये, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्विंटन एबे, हमें पता है, ठीक है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, प्रिल्यूड तो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क की है। और इसके अलावा सॉलिटरी रीपर, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही पोएम अगर मैं कहूँ कि सफिशिएंट है तो ऐसा कहना गलत होगा वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है। एक इनकी पोएम मैं आपको बता रहा हूँ जो इस बीच बहुत ट्रेंड में है और जो इसमें नहीं है, ये तो आपको मिल ही जाएगा, टेबल टर्न, ठीक है, टेबल टर्न से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट कर लो। ये सारी चीजें आप बाद में कर लेना नोट, थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ। एजलेट क्या है? टेबल टॉक, ये है टेबल टर्न, यहाँ पर इसलिए कंफ्यूजिंग है, हाँ है, हाँ राउंड टेबल करके, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर हम लोग को देखते हैं, नहीं नहीं राउंड टेबल नहीं है, राउंड टेबल जो है अपनी नाइट्स के टाइम पर, वो आपका मिडिवल एज, लिख दिया सबने। टेबल टर्न्ड, TURNED, TURNED, टेबल टर्न्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, जो कि इसमें अभी नहीं है। और आपको बताते चले कि लॉन्ग पोएम्स में वर्ड्सवर्थ की 3 पोएम आपको स्पेशली मैं बार बार बताता हूँ, एक तो क्विंटन एबे, ठीक है, एक ओड ऑन द इंटीमेशन और एक प्रील्यूड, ये तीनों पोएम आपको ये लॉन्ग पोएम्स में आती हैं, लॉन्ग पोएम्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डैफोडिल, वर्ल्ड इज टू मच विद अस और सॉलिट्यूड पर, ये तीनों क्या है? शॉर्ट पोएम्स। हाँ जल्दी से बता दो, शॉर्ट पोएम्स को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इंटरल्यूड तो कई चीजें होती है, उस पर तो चर्चा अलग हो जाएगी, हाँ। अरे कोई भी छोटी कविता है जिसको गीत कहते हैं, लिरिक, नोट कर लेना। सिंपल क्वेश्चंस को पहले स्ट्रॉन्ग करो अपने करना। लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, हिंदी में गीत लिख दो। और लिरिक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी? ब्रेविटी, संक्षिप्त, BREVITY, ब्रेविटी मीन्स शॉर्टनेस, ठीक है, हाँ। लिरिक इसीलिए तो अलग है लॉन्ग पोएम से। और ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, लॉन्ग पोएम ओड होती है, ओड क्या है? लॉन्ग पोएम, ठीक है, हाँ। ओड का मतलब क्या है? संबोधित करने वाली कविता, क्या है? संबोधन करना, ओड, है ना, हाँ। हम जिसे कहते हैं एड्रेस, रोमांटिक एज में लिखे गए हैं ओड। और ओड, 2-3 चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, फॉर्मल होता है और सेरेमोनियस होता है। क्या होता है? सेरेमोनियस, हाँ। फॉर्मल मतलब क्या हुआ? औपचारिक, है ना, किसी फॉर्मल ओकेजन पे लिखा जाएगा। और सेरेमोनियस मतलब वही सेरेमनीज, जो बड़े बड़े ओकेजन्स होती हैं, ओकेजन्स नहीं बोलते इसको, अकेजन्स बोलते हैं, अकेजन्स, हाँ। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी अपने चेक करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग ऑन अ मैरिज ओकेजन, नॉट ओकेजन, ठीक है। कल मैं शादी में था तो वहाँ ओकेजन ओकेजन बोल रहे थे, तो आपकी आदत ही है, तो वहाँ मैंने कह दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो फिर उस पर हमने फिर उस समय चेक भी किया। तो और ये क्योंकि मुझे जब भी कोई क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि
हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब कॉन्फिडेंस पर बात आ जाती है तो वहाँ पीछे नहीं हटता। यही बात है ना। हाँ, ये बात है ना। हाँ, तो अभी भी मैं विभा मैम से जब मिल के आया तो मैं आपसे यही कह रहा था कि भाई गेट का पेपर देकर आया हूँ और इतने अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए मेरे हेल्थ इश्यूज को, है ना। 3 घंटे बैठकर गेट का पेपर देकर आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब इतनी बंडल ऑफ एनर्जी यहाँ मौजूद है भाई, तो उसके बाद नहीं निकाल पाओगे तो कब निकालोगे, है ना। हाँ, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि सर आए हैं और हमें भी करके दिखाया, सर ने इतनी बार कराया, हम एक बार भी नहीं कर पाएंगे क्या, ऐसा होना चाहिए, है ना। और करके उसको बिल्कुल साइड करना है। इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ एकदम ना। हाँ, तो आपको मेरे को नहीं छोड़ना है, मेन पॉइंट ये है। इस सेंस में कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं छोड़ने का मतलब कि जो चीजें आपको मोटिवेशन लग रही है वो पैशन आपके अंदर आना चाहिए, फायरिंग पैशन होना चाहिए, है ना। अगर अभी गेट का 15 मार्च को रिजल्ट आ जाए, अगर निकल जाता है तो कितनी बड़ी एक सक्सेस होगी, क्योंकि इस सेंस में कि इतनी सारी चीजों के बाद नहीं निकलता है तो अपना चलते रहो, अगला देंगे। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए हमारी लर्निंग में, है ना। लर्निंग में जब भी आप फिक्स एम नहीं रखेंगे आप हमेशा भटकते रहेंगे। पटवारी भी भर दिया, नेट भी भर दिया, एलटी भी भर दिया, तो कैसे सब चीजें निकलेंगी। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि एक दिशा में एम रख के चलो, और अच्छा मेंटर मिल जाए तो समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। और आपके प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए। कई लोगों की दिक्कत ये है कि ईमानदारी से प्रयास नहीं और अपने ऊपर विश्वास नहीं। जिसका अपने पे विश्वास नहीं उसको भगवान ने क्या कर देगा, है ना। हाँ, अपने ऊपर विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, मैंने क्या बोला, दिल्ली की बात की। सॉलिटरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डैफोडिल्स के बारे में बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा अभी। एक चीज बताऊंगा कि इसमें प्रील्यूड जो है इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। हाँ, इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी इन वर्स है। मेन पॉइंट क्या है प्रील्यूड के बारे में, कि इट्स ऑटोबायोग्राफी इन वर्स। ये क्वेश्चन है, कितने बुक्स में है प्रील्यूड? 14। 14 बुक्स में प्रील्यूड, 14 बुक्स में है। और देख रहे हैं आप कि जो इनकी ये लाइंस इन्होंने लिखी हैं, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट में लग रही होंगी। ये आपने कहाँ से लिया बेस, ये वाला? अच्छा, हाँ, तो ये आपने कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, मैं कहीं लग रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए इन्होंने लिखा है प्रील्यूड में बुक 1 300 से 424। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, फाइल मिलेगी तो अपना नोट करके उस टेक्स्ट को देख लो। चाहो तो कॉपी में जिसने प्रील्यूड पढ़ा है इतनी लाइन को जरूर नोट कर लेना, ये तुम्हारे सिलेबस में आएगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और कि राजस्थान और एमपी में स्लेट निकला हुआ है। जिसका नेट नहीं निकला वो भर सकता है, मैं तो भर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाला, है ना। हाँ, जिसने भर दिया अच्छी बात है। और कई बार आपने नहीं भी भरा, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि निकालना जरूरी है। ठीक है, हाँ। अगर मतलब अगर आपने भर दिया है और नहीं भी बताया, ये जरूरी नहीं है। कई बार संकल्प हमारा क्षीण हो जाता है जब हम बताते हैं। ये भी आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो है साइलेंटली मतलब रिजल्ट बोलना चाहिए हमारा। मैं तो आपको इसलिए बताता हूँ कि मोटिवेट करना, मुझे क्या मोटिवेट करना है कुछ को, बेसिकली जो है निकला है तो निकला है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पर्सनली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आपने भरा है अभी भी देंगे, और मेरे से एडवाइस ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कह रहा हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस चीज के? पीआरटी, बीएड वाला ट्रैक है। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जॉन कीट्स हल्का हल्का लेके चल रहा हूँ मैं अभी। तो जॉन कीट्स हमारे नेक्स्ट राइटर आ गए। तो कीट्स के बारे में देखिए, इन्होंने खुद ही लिखा है लिरिकल पोएट ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना आज की इस लेक्चर में, जो जो पोएम्स इसके अलावा है वो भी बता रहा हूँ, और जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। देखो, वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट है। वर्ड्सवर्थ क्या है? नेचर पोएट। अगर आपसे 100 बातों की एक बात कोई पूछे कि सर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ड्सवर्थ का, तो आप कहोगे सर ही इज अ नेचर पोएट। और एक वर्ड वर्ड्सवर्थ के लिए वहां पर पहले भी लिखा था मैंने, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये नोट कर लो, ये वर्ड्सवर्थ के लिए वर्ड है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब जो ह्यूमंस को लेके लिखता है ना सेंटर पे। एंटी का मतलब अपोजिट। तो जो आप देखना यहाँ पर ध्यान से समझ लो, नहीं तो ये रट्टा हो जाएगा। एक तरफ है नेचर, एक तरफ है ह्यूमंस। सारे बच्चे बोर्ड में देखना, वर्ड्सवर्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वर्ड्सवर्थ से पहले के पोएट्स थे वो ह्यूमंस, ह्यूमंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे नेचर से। तो वर्ड्सवर्थ पहले कवि थे जिन्होंने ह्यूमंस को कम इंपॉर्टेंस दी और नेचर को ह्यूमन से भी बड़ा माना, नेचर को ह्यूमन से भी बड़ा माना। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ क्या कहलाए गए? एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिक।
यूपी लेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब नोट कर लेना, ह्यूमन बेस्ड, और एंटी मतलब एंटी ह्यूमन, मतलब क्या हो गया वो, नेचर ही हो गया। तो वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर सुपीरियर टू, ये मेन पॉइंट है वर्ड्सवर्थ की, नेचर को मैं चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो इसको सुन लेना। स्विफ्ट के लिए, स्विफ्ट के लिए ये नहीं है, मिस एंथ्रोप है। एंथ्रो वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी। मिस एंथ्रो मींस हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, उसने भी लिखा है, ठीक है। जॉन कीट्स पर आते हैं। तो जॉन कीट्स की मैंने पोएम्स पर बात कर ली, ये पोएम्स आपको दिख रही है, ओड टू अ नाइटिंगेल। अब इसमें आपसे आज के लेक्चर में आपको मैं कर्सरी क्लास दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, ओड टू अ नाइटिंगेल को आप 5 स्टार कर दीजिए, लिख भी लीजिए दोबारा से। सारी पोएम्स एक तरफ, कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल एक तरफ। स्मार्ट वर्क करना है अपने को, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओड टू अ नाइटिंगेल के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। कब लिखी गई, क्या ये इसमें थीम है, ठीक है। ये पोएम में बेसिकली कीट्स की रिप्रेजेंटेटिव पोएम है। इसमें हम देखते हैं कि कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। कीट्स किसका एग्जांपल देते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी का। और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा है कीट्स, और नेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बता सकते हैं कीट्स ने जब नेगेटिव कैपेबिलिटी का उदाहरण दिया तो किस महान कवि का उदाहरण दिया, शेक्सपियर। वेरी गुड, नोट कर लेना कि Keats gave the example of Shakespeare in negative capability. ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है आपके हिसाब से, अंडरलाइन कर लेना शेक्सपियर को। कीट्स शेक्सपियर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जब उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिन लोगों के लिए ये नया टर्म है वो भी नोट कर लें, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है जी। हाँ, नेगेटिव कैपेबिलिटी में मेन कैरेक्टर नहीं, नेगेटिव कैपेबिलिटी ने मतलब अपनी क्षमताओं को नेगेटिव कर दिया। बताओ तुम बोला क्या है नेगेटिव कैपेबिलिटी, वैसे सरल शब्दों में। नहीं बता, कोई बता रहा है, नहीं। नेगेटिव कैपेबिलिटी एग्जैक्टली कैसे हम कहेंगे इसको, लिखाएंगे नविता। हाँ हाँ, नहीं रटो वो वाला ठीक है, वो तो जो भी था जो समझा है। हाँ रिया, नेगेटिव कैपेबिलिटी, पूजा बोला नहीं, नहीं सर, कोई नहीं, जितना आता है, आता सबको है। देखो नेगेटिव कैपेबिलिटी में मैंने इसको समझाने का तरीका क्या है, देखो टर्म क्या है, कैपेबिलिटी का मतलब क्या है मैंने बताया था, क्या होता है कैपेबिलिटी बताओ, क्षमता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉन्शियसनेस, बस ये नाम नोट कर लेना ना, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर नेगेटिव चेतना नहीं है, बस यही समझना है। नेगेटिव यहाँ पर क्या मतलब है, ना ना ना, नेगेटिव का मतलब, हाँ नेगेटिव का यहाँ पर मतलब क्या है, एक तो नेगेटिव नहीं होता कि नेगेटिव आदमी है वाला, नेगेटिव नहीं है। अरे यार ग्रामर में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं जनरली वो, ठीक है। नेगेटिव का मतलब मैं कह रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो ग्रामर में, उसमें क्या यूज करते हो, नॉट। तो नेगेटिव का मतलब नॉट है यहाँ पर, या एब्सेंस है, क्या है, एब्सेंस। अब इसको जोड़ दो, एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ, वही कहना चाह रही थी, ठीक है। हाँ, कोई भी पोएम जो अनकॉन्शियस स्टेट में लिखी जाए, जहां पर अपना स्व यानी सेल्फ खत्म हो जाए, जहां पर आप बह जाए उस भाव, जहां पर आपको पता ही ना चले कि मैं का भाव है, उस भाव को, उस इमोशनल स्टेट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी। जब भी ये पढ़ाता हूँ तो वर्ड से कह देता हूँ मैं कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम, दोनों टर्म अलग अलग है, बस वर्ड्सवर्थ ने क्या बोल दिया उसको, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, ठीक है। तो ये अच्छे से दिमाग में घुस गया, क्योंकि घुसा नहीं था दिमाग में, तो इसीलिए बार बार बड़ा बड़ा एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस वाइल राइटिंग पोएट्री के लिए। तो यानी कि जब हम सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में लिखते हैं, तो वो पोइट्री क्या होती है, नेगेटिव, बिकॉज वी आर नॉट capably conscious, we are whatever is flow is coming, we are just writing them down। और ये दोनों ही
जो थॉट्स हैं ये रोमांटिक पोइट्री के मेजर आइडियाज हैं, जिसमें किस पर फोकस किया जाता है। एक वर्ड बता रहा हूँ क्लास में सबको, स्पॉन्टेनिटी। हाँ, जो इससे पहले की एज थी 18th सेंचुरी, वो क्या थी, वो फोकस करती थी आर्टिफिशियलिटी पे, है ना, और कहीं ना कहीं जो है चीजों को मेथोडिकल लिखने में, हाँ, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती थी। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ अलग हो गए थे, उन्होंने कहा था नहीं भाई, आई विल नॉट फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई विल से दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। तो यानी कि आई विल फोकस ऑन द स्पॉन्टेनिटी। ये क्वेश्चन आएगा कि रोमांटिक पोइट्री की मेन वर्ड क्या है, तो मेन वर्ड क्या है उसमें, स्पॉन्टेनिटी। तो ये नोट कर लेना, स्पॉन्टेनियस का मतलब पता ही है सबको, त्वरित, तुरंत, बिना सोचे समझे, स्वतः, हाँ, वॉलेंटरीली, ये भी एक वर्ड आता है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स खुद से हो जाने वाला, ये भी आप नोट कर सकते हैं ना, हम कहते हैं वॉलेंटरीली हो गया, स्वतः ही हो गया। जैसे सांस ले रहे हैं आप, कोई एफर्ट थोड़ी कर रहे हैं, सांस खुद ही आप ले लेते, कोई एफर्ट नहीं कर रहे। तो जब एफर्ट ना हो, है ना, और एक ऐसी चेतना की अवस्था जहां पर आपको पता ही नहीं चल रहा है और आप एक ट्रांस में हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस कहते हैं उसको पोइट्री में, ट्रांस का स्टेट है। ट्रांस मतलब हाँ, एक तरीके से उस एज में ओपीएम का भी चलन था ना, तो ओपीएम अपना खाया बढ़िया, लिखने लग गए अपनी कविता। ठीक है, हाँ, कोलरिज, कोलरिज तो ओपीएम मीटर के तौर पे फेमस ही है। तो अपना क्या हुआ, ओपीएम, गांजा चरस ही तो हुआ, बस चरस पिया बढ़िया से। हाँ हाँ, तो उसको लेकर बड़े प्रचलित प्रसिद्ध मुहावरे भी हैं हमारे भारतीय भाषा में। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वापस टॉपिक पे, कि रोमांटिक एज में ओपियम्स का यूज था, रोमांटिक एज में स्पॉन्टेनिटी का यूज था, और नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स। तो कीट्स के बारे में आप कहें, इनकी इमेज भी देख लें आप, सुकुमार टाइप के, हिंदी में कहते हैं सुकुमार, वेरी डेलिकेट फेलो, वी नो दैट ही डाइड एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, ओनली लास्टेड फॉर 26 years, एंड कीट्स वाज द लास्ट टू बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई। ठीक है, जॉन कीट्स के बारे में ये खास बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि कीट्स की जो पोएम है उसमें ओ टू एन एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बता सकते हैं कीट्स का जो क्रिटिसिज्म है वो कहाँ देखा गया, कीट्स ने भी किया है, बताया है कि पोइट्री कैसी, जैसे ये नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स ने किस जगह लिखा, कहाँ पर लिखा, क्या सोर्स है उसका, लेटर में। हाँ, कीट्स का जो क्रिटिसिज्म है, क्वेश्चन बनेगा कि क्रिटिसिज्म ऑफ कीट्स इज शोन इन विच फॉर्म, तो इट इज शोन इन हिज पर्सनल लेटर्स दैट ही ड्राफ्टेड। हाँ, अपने भाई को जो वो लेटर्स लिखते थे, लेटर्स के थ्रू जो एक्सचेंज है उनका, कीट्स के लेटर सबसे ज्यादा फेमस माने गए। ठीक है, तो ये आप लेटर्स ऑफ जॉन कीट्स आर अ सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये है, तो जैसे ओड ऑन ग्रेशियन बहुत फेमस है। कीट्स के बारे में हेलेनिज्म भी हम देख सकते हैं। हेलेनिज्म मतलब क्या होता है, ग्रीक इन्फ्लुएंसेस। कीट्स की पोइट्री में ग्रीक इन्फ्लुएंसेस हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा, रोमांटिक एज में एकमात्र पोइट्स है कीट्स जिसकी पोइट्री पिक्यूलियरली ग्रीक है। रोमन कहीं से नहीं है, ब्रिटिश कहीं से नहीं है, ग्रीक बार बार इमेजेस को लेकर आ जाते हैं। ईव ऑफ सेंट एग्नेस में भी ग्रीक एलिमेंट्स हैं, ओड टू ऑटम अगेन। अब यहाँ पर ब्यूटी, क्योंकि कीट्स नेचर पोएट हैं तो ब्यूटी को दिखा रहे हैं, ऑटम। कीट्स 6 ग्रेट ओड्स के लिए जाने जाते हैं, कीट्स का फेमस टर्म है 6 ग्रेट ओड्स बाय कीट्स। कौन से साल में लिखे थे जो इन्होंने, 1890, 19 1819 में लिखे थे, 1819 में, 6 ग्रेट ओड्स ऑफ कीट्स। ठीक है, तो इमेजेस हमारी जा रही हैं। अब उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा दाढ़ी वाले बाबा जैसे आ गए, ये टेनिसन भाई हैं हमारे। ठीक है, तो टेनिसन आप देख रहे हैं थोड़ा फिलोसफर और इस तरीके के हैं, तो इमेज से आपको याद भी रहता है, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो टेनिसन कौन सी एज के हैं, सबसे मेन है विक्टोरियन। टेनिसन विक्टोरियन एज के पोएट हैं। ठीक है, और टेनिसन की पोएम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इस बार के गेट में क्वेश्चन आया था, मैंने अपने यू वीडियो में भी डाला है, उसमें ये पूछा था कि इनमें से जो है इंटीरियर मोनोलॉग किसने लिखा है। तुमसे भी पूछ रहा हूँ सबसे, इंटीरियर मोनोलॉग किसने लिखा है। 4 ऑप्शन थे। ठीक है, एक था, मतलब उसमें एमएसक्यू ऑप्शन था। एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, गेट में एक ऑप्शन एक है। हाँ, एक भी हो सकते हैं ऑप्शन, दो भी, तीन भी, चार भी, है ना। हाँ, तो इसलिए गेट गेट है भाई।
तो अब क्या है, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि इनमें से इंटीरियर मोनोलॉग्स किसने लिखे। ठीक है, देखते हैं कौन दावेदारी कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन है चार। ये तीन हो गए जो शुरू के, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और टेनिसन, और एक चौथा ऑप्शन जेम्स जॉयस। ये चार ऑप्शन है और एक से अधिक भी सही हो सकते हैं ऑप्शन। अब बताओ। जेम्स जॉयस तो इंटीरियर मोनोलॉग क्वेश्चन दिया है। इंटीरियर मोनोलॉग वर्ड उसने क्वेश्चन में डाला कि इनमें से किसने इंटीरियर मोनोलॉग लिखे हैं। शुरू के तीन ऑप्शन ये हैं प्लस एक मिनट टिक किया तुम भी तो थे गेट में, तुम्हें पता होना चाहिए आएगा कि नहीं आएगा। भाई एमएसक्यू का मतलब क्या है कि एनी ऑफ द मोर देन वन ऑप्शन कैन आल्सो बी ट्रू। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, और हाँ चारों ऑप्शन पॉसिबल। अब तुमने क्या किया था, पेपर तो तुमने भी दिया। जेम्स जॉयस आंसर है, जेम्स जॉयस ही सिर्फ एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी तीनों ने, खासकर टेनिसन ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, इंटीरियर मोनोलॉग नहीं लिखा। ज्यादातर बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए, इंटीरियर मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को गेट के थ्रू रिलेट करके भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा कि टेनिसन ने जो लिखे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे। पहले तो ये लिख लो जी, ब्राउनिंग और टेनिसन, खासकर ब्राउनिंग तो इस्तेमाल करें। टीएस एलियट ने भी लिखे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये टर्म नोट कर लेना, ड्रामेटिक जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, उसे घुमा के पूछ दिया था। हाँ, इंटीरियर मोनोलॉग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ही कह रहे हैं, घुमा के पूछ दिया था। ठीक है, और एक लिख लेना, बाकी लोग ने लिख दिया। इंटीरियर मोनोलॉग किसने लिखा है, जेम्स जॉयस। और इंटीरियर मोनोलॉग का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, किसमें लिखा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉवेल्स में कि पोइट्री में कि ड्रामा में। नॉवेल्स में, नॉवेल्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स की टेक्निक है ना। क्लियर है सबको। अब यूलिसिस जो है, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। यूलिसिस जेम्स जो है इसके नॉवल का नाम भी है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, और ब्रेक 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 बता सकते हैं किसके ऊपर है, आर्थर हेनरी एलन के ऊपर एलेजी है। ठीक है, फिर द लोटस ईटर्स एक इंपॉर्टेंट पोएम है। द लेडी ऑफ शैलेट, लोटस ईटर्स दो बार आ गया है। ठीक है, और मॉर्टेडी आर्थर, मॉर्टेडी आर्थर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने पोएम्स इनको ऊपर ले लिया है, आप लोग पोएम्स को एक बार आराम से देख लीजिए एटलीस्ट, क्योंकि वीडियो सबको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। तो क्या है, आपको जिसको लिखने से याद होता है अगेन आपके ऊपर है, आप लिख लें। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पोएम्स बता दूं आपको, तो जो आपके एग्जाम्स में आ रही है, तो मॉन्टेडी आर्थर आएगा, इसको आप जरूर लिख लें, मॉन्टेडी आर्थर आएगा ही आएगा। और एक इन मेमोरियम, मतलब फिफ्थ और नाइन्थ, इस वाली स्लाइड में फिफ्थ और नाइन्थ आप जरूर लिख लें। मॉन्टेडी आर्थर का मीनिंग पूछा गया है, कौन बता रहा है मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉर्टे डी आर्थर। डेथ ऑफ आर्थर, डेथ ऑफ किंग आर्थर। मॉर्टल से मतलब मॉर्टल, मर्डर कह सकते हैं, ये मॉर्टल मीन्स डेडली या नश्वर। मॉर्टल मीन्स नश्वर, नाशवान। ठीक है, मॉर्टल इमॉर्टल वाला, तो वही है मॉर्टे डी आर्थर। किंग आर्थर वहां का लेजेंडरी किंग है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया था माइथोलॉजिकल किंग, हमारे यहाँ महाभारत होती, महाभारत में हम देखते हैं कौरव है और ये सब है, तो ऐसी उनकी माइथोलॉजी में जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना गया वो कौन माना गया, किंग आर्थर। किंग आर्थर की एक तलवार है, वेरी गुड, उसका क्या नाम है, एक्सकैलिबर। वो एक स्वॉर्ड लेके चलता है, वो स्वॉर्ड लास्ट में फिर पानी में चली जाती है ना। हाँ, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। एक्सकैलिबर नोट कर लेना, द स्वॉर्ड ऑफ किंग आर्थर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वॉर्ड उसकी तलवार का नाम है। ठीक है, और इन मेमोरियम AHH, आर्थर हेनरी हेलन के ऊपर एक एलिजी, आर्थर हेनरी हेलन के ऊपर एक एलिजी। ठीक है, आगे बढ़ो। एक चीज जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है
टेनिसन का लाइफ स्पैन 1809 से 1892, ठीक है। टेनिसन काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं और इनको मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है, यानी कि विक्टोरियन एज के सारे फीचर्स इनकी पोएट्री में दिखाई देते हैं। टेनिसन की पोएट्री में पूरा नाम है इनका लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ठीक है। और हम जानते हैं कि हाँ पोएट लॉरेट रहे थे 1850 से 1892 तक। हाँ वर्ड्सवर्थ के बाद, वर्ड्सवर्थ के बाद काफी ज्यादा लंबे समय तक पोएट लॉरेट रहे, 92 तक अपनी डेथ तक। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पोएट लॉरिएट ये रहे, 42 ईयर्स तक ये पोएट लॉरिएट बने रहे। और विक्टोरियन एज की जितने भी फीचर्स थे, जैसे कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, है ना, यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। और ट्रेडिशनल, ये सारे फीचर्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सुन लो इनको, बाद में तो हम पढ़ लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट देना, ठीक है। और सबसे मेन की मोरालिटी, विक्टोरियन मोरालिटी, जिसको प्रूडिशनेस भी कहा गया। तो ये 3-4 फीचर्स हैं जो विक्टोरियन एज को दिखाएंगे। एक तो वुमेन के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच होना, एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, और मैंने बोला एक्सट्रीम मोरालिटी, कुछ ज्यादा ही नैतिकतावादी विचारधारा के रूप से इस समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक सा लग रहा है मगर ये एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इसको मैंने क्या बोला, प्रूडिशियस, विक्टोरियन मोरालिटी के लिए काम टर्म दिया, इतना ज्यादा नैतिक हो जाना कि वो आपके लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आप देख लीजिए ना, कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ ने उस पर एक पोएम लिखी। और टेनिसन की अगर आप पोएम देख लें, एक पोएम है प्रिंसेस, हाँ मेल पेट्रियार्की, बेसिकली मेल पेट्रियार्की जो की गई। और है ना, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स, मैन ऑफ वुमेन फॉर द हार्ट करके कहा उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं। तो ट्रेडिशनल, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे में जॉर्ज इलियट आती है, जॉर्ज इलियट की ट्रेडिशनली लिख रही है, मेल सूडोनिम यूज कर रही है, लेकिन वो लिख रही है वुमेन की ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को ही, और उसमें भी वो मेल सूडोनिम यूज कर रही है। इसको फेमिनिस्ट गलत मानती है। वो कहते हैं कि अगर वो फेमिनिस्ट थी तो उसको फीमेल उसका वो यूज करना चाहिए। तो वो क्योंकि उसको इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो अपनी बात को फीमेल रोल में कह पाए, इसलिए जॉर्ज इलियट, ये एक्चुअली मेल सूडोनिम इसने अडेप्ट किया ना। वैसे मैरी एन इवांस करके थी, नॉवेलिस्ट है विक्टोरियन एज की, मैरी एन इवांस, तो जॉर्ज इलियट करके नाम है। तो ये भी एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है। तो ये एग्जांपल मैंने बताया। तो शॉर्ट में 3 फीचर्स आपने, विक्टोरियन एज, मोरालिटी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, एंड ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। ये 3 फीचर्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। विक्टोरियन मोरालिटी को प्रूडिशनेस भी कहा, PRUDDISHNESS, प्रूडिशनेस, ठीक है। तो हमारे टेनिसन में लिखते। अब इसके बाद हम आगे आते हैं हमारे द मैन विद अ huge, you can say beard, different kind of beard, ठीक है। you can say such was the tradition of putting this kind of beard। देख रहे हैं आप, यहाँ पर दाढ़ी नहीं है, यहाँ पर इतना बड़ा दाढ़ी रखा है। तो इसको कहते हैं जो नहीं कहते हैं, नहीं ये साइड लॉक्स, साइड लॉक्स बियर्ड कहते हैं। साइड लॉक्स बियर्ड, साइड लॉक को ही बढ़ने दे दिया, कलम को ही बढ़ा दिया, तो दाढ़ी बन गई, ठीक है। और जो है इस तरीके से, तो आज के जमाने में ठीक है, बीच से मांग निकालना, ये सब गुस्सा का फीचर। तो ये जो बीच से मांग निकाल के और इस तरीके से ये करना, ये हमारे मैथ्यू आर्मिल साहब हैं। तो ये हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट एलेजाइक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज में इनकी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इन्होंने एलिजीज सबसे ग्रेटेस्ट लिखी हैं, एलेजाइक पोएट। तो ये बेसिक बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। और इनकी अगर पोएम में बात करूं तो भाई 2 पोएम आपको सर्कल करनी है, डोवर बीच और थायरसिस। अगर आपको फिर भी और तीसरा पढ़ना है तो मैं कहूंगा द स्कॉलरली, जो गिवन पोएम्स हैं, इन 3 पोएम्स को आप देख लें जरूर, ठीक है। डोवर बीच तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिरिक है इनका ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, युद्ध की निरर्थकता पर एक लिरिक है इनका डोवर बीच। अगर मैं गलत नहीं तो सोनेट ही है ये, ठीक है। और थायरसिस इनकी एक एलिजी है। द स्कॉलर जिप्सी इनका अगेन उस अप्रोच को दिखाता है कि ठीक है, स्कॉलर जिप्सी में जो ओवरऑल थीम है इनकी वो यही है, पेस्टोरल पोएम के अलावा, कि देयर इज नो पॉइंट रनिंग फॉर नॉलेज,
वन शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जो है स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी का मतलब क्या होता है? हाँ राहुल कुछ पूछ रहे जो इधर से उधर की ट्रैवल है, बंजारे, हाँ, नोमैड्स। किसका कॉपी किया गया है जिप्सी? हाँ हाँ। तो जिप्सी ये कॉन्सेप्ट हमारे हिप्पी जनरेशन कहते हैं, 60s और 70s की। बेल बॉटम्स की जनरेशन जो है, बेल बॉटम्स पहनते थे अमिताभ बच्चन की। हाँ, जो 60s और 70s की जनरेशन है, बिल्कुल काउबॉयज टाइप में ऐसी हैट लगा लेते कोने वाले, तो ये हिप्पीज जनरेशन कहते हैं। तो ये जो है ये जिप्सी, लेकिन जिप्सी जो ये 19th सेंचुरी का वर्ड है, और जिप्सी का मतलब मैंने बताया नोमैड्स, बंजारे। ठीक है, आप इसको वो भी कह सकते हो, जो ऐसे ऐसे बंजारे जो जगह जगह घूमकर नौकरी के लिए देखते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक वर्ड आपके उसमें आया था। नहीं नहीं, ऐसे लोग जो जगह जगह घूमते रहते हैं, बंजारे ही होते हैं, और वो जहां उनको जो नौकर जो काम मिल गया वो काम कर लिया उन्होंने। एक वेगाबॉन्ड तो वो हो गया, आवारा हो गया। ट्रैम्प्स, क्या कहते हैं? ट्रैम्प्स, बताया था ना, ट्रैम्प्स। तो ये लगभग मिलते जुलते वर्ड है, ट्रैम्प्स भी वही होते हैं। जैसे वो कल उसमें था, हैंड पिकर, हाँ वो भी कह सकते हैं, क्या बोले, रैग पिकर्स। हाँ, रैग पिकर्स तो कबाड़ी वाले होते हैं। हाँ, वो तो कबाड़ी वाले होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं उसमें इसका मतलब वो ये है कि जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है और वो घूम रहा है। हाँ, एक तरीके से केयर टेकर में है, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो में ट्रैम्स है। उसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, टू ट्रैम्स एट अ मिड टाइम। ठीक है, हाँ, इन अ मिड टाइम। तो ट्रैम्स का मतलब भी समझ में आ गया, जो है घुमंतु, जगह जगह घूमने वाले, नौकरी के, हाँ, वंडर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। मेन है ट्रैम्स और जिप्सी। जिप्सी को कोई मतलब नहीं, जिप्सी के लिए उर्दू में वर्ड है खाना बदोश, है ना। हाँ, वो जो है आपकी पेड़ों से भी तोड़ के खा लेगा, कुछ भी जो मिलेगा वो खा लेगा, बट उसको जॉब से मतलब नहीं। लेकिन जो ट्रैम्स है वो एक्चुअल में स्किल्ड वर्कर्स भी है ना। हाँ, वो आपको, अगर आप जैसे आपने खेती में नहीं कर लेते लोग, साझा कर देते हैं कि भाई यही है ना, प्लेन्स में तो बहुत होता है। हाँ, उनको वही खेत में जगह दी थी उन्होंने, वही जो यहाँ भी होता है ना। हाँ, लेकिन वहाँ बड़े लेवल पर होता है कि भाई जो प्रोड्यूस होगा उसका कुछ ले लेना तुम, जमीन मेरी रहेगी, काम तुम कर लेना, और जो फैमिली होगी उसको पाल लेना, इस तरीके। ठीक है, तो ये हो गया। तो थायरेसिस जो है ये एक्चुअली ग्रीक एलिटी, ग्रीक शेफर्ड का नाम है, और उस पर बेस्ड है। ये आर्थर हेनरी हेलन, नहीं, आर्थर हेनरी क्या है? हाँ, आर्थर ह्यू क्लो। नोट कर लो यहाँ पर, वो ऊपर आर्थर हेनरी हेलन है, यहाँ पर क्या है? आर्थर ह्यू क्लो। दोनों राइटर अलग अलग हैं जिन पर एलिटीज लिखी गई। ये इनका पूरा नाम नोट कर लेना थायरेसिस के आगे, आर्थर ह्यूग क्लो, CLOUGH। ठीक है, थायरेसिस तो पेस्टोरल शेफर्ड, मेनली थायरेसिस ग्रीक शेफर्ड है। उसको आधार बनाते हुए इन्होंने एक अपनी एलेजी लिखी है। एलेजी सबको पता होना चाहिए, शोक गीत। क्या होता है एलेजी? शोक गीत, डेथ पोएम। ठीक है, हाँ, एलेजीज के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे कि सारे साथी ध्यान से सुने। एक होता है डर्ज, ठीक होता है, ठीक है, DIRGE। डर्ज जो है शॉर्ट एलेजी होता है। एक होता है एलेजी जब बहुत बड़ी बन जाए, उसको नहीं, हाँ, डर्ज होता है। एक होता है रिक्विम, नोट कर लो यार ये सब ना। रिक्विम इस बार के पेपर में आया था, गेम में ऑप्शन में नहीं आया था, या दूसरे पेपर में देख रहा था। रिक्विम, डर्ज और एलेजी, ये तीनों मिलते जुलते शब्द हैं। डर्ज जो है अपनी बड़ी कविता, डर्ज सॉरी, डर्ज की छोटी कविता, एलेजी बड़ी हो सकती है, नॉर्मल। और रिक्विम जनरली क्या होता है? प्ले के एंड में जो सॉन्ग होता है, डेथ सॉन्ग भी होता है रिक्विम भी। REQUIE, क्या लिखोगे? डेथ सॉन्ग यूजुअली एट द एंड ऑफ अ प्ले, प्ले के एंड में होता है। और लिख लेना कौन से फेमस प्ले में, ये एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ठीक है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, एंड डच शॉर्ट एलेजी, शॉर्ट एलेजी। और रिक्वेम क्या है? एलेजी एट द एंड ऑफ अ प्ले। और रिक्वेम का एग्जांपल कहाँ पर देखने को मिला है? डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अमेरिकन प्ले, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आप लोग का इधर UOU में लग रहा होगा। ठीक है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। हाँ, आर्थर मिलर, आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में।
वहां भी था ही। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इतना इंपॉर्टेंट प्ले है कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अमेरिकन ड्रामा में लोग चले गए थे। वापस आते हैं साथियों, तो मैं आपको बता रहा था मैथ्यू आर्नल्ड एक स्कूल एजुकेटर भी थे और स्कूल इंस्पेक्टर भी थे, ये क्वेश्चन बन जाता है। और इनके जो फादर थे वो और बड़े नाम था एजुकेशन में। हाँ, तो इनके जो फादर थे थॉमस आर्नल्ड, क्या नाम था उनका? थॉमस आर्नल्ड, वो भी स्कूल एजुकेटर इंस्पेक्टर भी थे और उनके बारे में क्वेश्चन भी आता है। रग्बी चैपल इन्होंने लिखा है जी, रग्बी चैपल अपने फादर के ऊपर एलईडी है। तो रग्बी चैपल स्कूल के प्रिंसिपल थे ना, यहाँ पर वो हेडमास्टर थे, रग्बी चैपल में पढ़ा। ये एलईजी है मैथ्यू आर्नल्ड की अपने फादर के ऊपर, और ये स्कूल का नाम है जहाँ उनके फादर वर्क करते थे, थॉमस आर्नल्ड। ठीक है, चैपल का मतलब क्या होता है? रग्बी, रग्बी तो वैसे गेम भी होता है। चर्च, चर्च के आगे का जो कोर्टयार्ड होता है उसको चैपल कहते हैं। चर्च के आगे का जो बरामदा जैसे होता है, तो चार्ली चैपलिन, चैपलिन, ये चैपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये मुझे फोटो टीएस एलियट की तुमने लगाई है, मुझे अड़न अड़न लग रहे हैं यार, ये एलियट है। अच्छा अच्छा, दोनों एक जैसे लगते हैं। टीएस एलियट, ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट आ गए टीएस एलियट। ठीक है, लुक एट द आइज। ठीक है, सो मच ऑफ यू नो what should I say, has a very deep meaning. The eyes, कहते हैं ना, are the windows to the soul. आंखों से तो पता चल जाता है ना? तो देखिए डीप आईज है, फिलोसफिकल आईज है। फेशियल फीचर्स की जब हम स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं? एक बार बताया ना, फिज है, फिजियोनॉमी। हाँ, 64 के उसमें देखो, जब हम फेशियल फीचर्स की स्टडी करते हैं ओल्ड कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में फेशियल फीचर्स की स्टडी जो है एक बहुत ही बड़ा आर्ट माना जाता था। और ये इसको फिजियोनॉमी कहते हैं, ऐसे कुछ एक वर्ड आएगा, स्पेलिंग फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, ये क्या है? स्टडी ऑफ फेशियल फीचर्स, जैसे मैं इनकी आईज देख के बता रहा था कि डीप फिलोसफिकल आईज। तो ये किया किसने है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये किया है चौसर ने। चौसर के कांटरबरी टेल्स में उन्होंने पूरा बॉडी के फीचर्स नहीं बताया, उन्होंने किसके फीचर्स बताए? फेस के। किसी की भौहें मिली हुई हैं, किसी की आंखें डीप हैं, किसी का जो है माथा बज्जी है। ठीक है, वो तो फेस में ही चल रहे हैं वो पूरा। किसी के चीक्स बाहर को हैं, किसी के चीक्स बिल्कुल अंदर हैं। तो फेसेस कहते हैं कि वो स्टोरी बताते हैं, मतलब पर्सन के बारे में बताते हैं। लेकिन आप ज्यादा डीप घुस जाएंगे तो अपनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कई बार लोग जैसे मैरिज करते हैं उससे पहले थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, तो उससे थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई क्या है इसका फेस वेस ना। तो कई लोगों का लंबा चेहरा होता है, किसी का गोल होता है। हमने सुना गोल चेहरे वाले भोंदू होते हैं, गोली, है ना। जिसकी गोल नाक होती है वो जो है सिंपल होता है, जिसकी किसी की नाक जो है थोड़ा बाहर को होती है तो थोड़ा तेज होता है, चटक होता है। तो ये हाँ, इस तरीके की जो है प्लेन, हमारे पहाड़ियों में भी बड़ी कहावत है, आंखें मिली होती हैं तो कुछ अलग टाइप का होता है। अब ज्यादा नहीं बताता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को लगेगा कि हम इधर, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पर, हाँ मैंने पढ़ी, जैसे नाम है, जितनी जरूरत होती है उतनी पढ़ लेता हूँ, है ना। हाँ, इन चीजों का पढ़ने का तरीका यह है कि जब आपको जरूरत है, जैसे मैंने कहा ना कि मैरिज से पहले पढ़ लो, पता चल जाएगा, है ना। हाँ, बाकी नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो फिर उसी में घुस जाएंगे, है ना। तो फिर तो ट्रेजेडी हो जाएगी। फिर तो बाद में जो पता चला तो फिर तो, है ना। तो ये है आपका फिजियोनॉमी की बातचीत। तो मैं आपको बता रहा था कि टीएस एलियट जो है ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट इन्होंने लिखा है। इनके बारे में एक सबसे खास बात है कि इनको ट्रांस अटलांटिक बोला जाता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस अटलांटिक मीन्स अक्रॉस द अटलांटा, यानी कि अटलांटा ओशियन से दोनों तरफ। यही यही जो है टर्म एजरा पाउंड के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ, मतलब इसका ये है, यानी कि अटलांटिक ओशन के इस तरफ अमेरिका है, अटलांटिक ओशन के उस तरफ ब्रिटेन है। तो ट्रांस अटलांटिक मतलब ये अमेरिकन कम ब्रिटेन दोनों है। पैदा अमेरिका में हुए मगर फिर बाद में ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। तो इस वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ही वाज एन अमेरिकन बट अडॉप्टेड ए ब्रिटिश सिटीजनशिप लेटर ऑन। तो इसीलिए ये एक ट्रूली इंटरनेशनल पोएट, इंटरनेशनल पोएट है ना। तो दोनों वर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स,
एक कहावत है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। तो हम कहते हैं हेल एंड हेवन, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो एक तरीके से बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड से टीएस एलियट, और मैंने बताया मिसिसिपी मिसौरी, है ना, वहां पैदा हुए हैं। और सबसे मेन बात है टीएस एलियट के बारे में कि ये जो है मॉडर्न पोएट, ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट है। इनके जो सबसे मेन पोएम है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा 100% याद करनी, वो है द वेस्टलैंड, ठीक है। हाँ, जिसको कि क्या कहा गया, म्यूजिक ऑफ आइडियाज। वेस्टलैंड को क्या कहा गया है, किसने कहा है? वेरी गुड, आई ए रिचर्ड्स ने इस पोएम को क्या कहा है, क्वेश्चन यहीं से कवर हो गया, म्यूजिक ऑफ आइडियाज। इसका मतलब भी बताना, आई ए रिचर्ड्स ने बोला इस पोएम, इवन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, आई रिचर्ड्स ने बोला है टीएस एलियट की द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज। देखो आप समझ लो क्या है आइडियाज का मतलब, क्या होता है स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते। आइडिया को देख सकते हो क्या, समझ सकते हो, है ना, उसको मेंटली अप्रिशिएट कर सकते हो, मगर देख नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि कॉपीराइट एक्ट। मान लो आपका कोई आइडिया है तो आप उसको तुरंत पेटेंट करा दो, नहीं तो किसी और ने कर लिया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये मेरा आइडिया था। जैसे साइंस में, रिसर्च में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि पेटेंट कर लिया उन्होंने, मतलब उनके नाम से बिकेगा वो आइडिया। अगर किसी और ने ले लिया तो उस पर वो इल्जाम है भाई, जुर्माना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोटेशंस को बिना सोर्स के मत लिखो, नहीं तो ये माना जाएगा कि तुमने बोला है, जो कि सरासर झूठ है ना। हाँ, तो इसीलिए हम कोटेशन स्टेटस में डालते हैं, तो वहां पर सोर्स जरूर मेंशन करते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं कॉपीड, बट एटलीस्ट प्लेजरिज्म को अवॉइड करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ये मेहनत करी शंकरानंद भाई ने, और मैं इसमें अपना नाम लिख दूं या केजे लिख दूं, तो वो प्लेजरिज्म है। हाँ नहीं, उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको हटा के अगर मैं वो कर दूं, हाँ उन्होंने तो पेटेंट कर दिया है ना। ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो यही पेटेंट पे बात भी हो गई है ना। तो देखो अब समझ गए सब लोग, तो म्यूजिक ऑफ आइडियाज, तो हमारे आइडियाज को जब हमें पेटेंट बनाना होता है तो हम इस तरीके से कॉपीराइट या ऐसे, तो ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारे उसमें कि प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म यानी लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी को अवॉइड करने के लिए कौन सा कानून है भारत में? तो कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट। इसलिए जब आप बुक लिखते हो तो उसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको छापना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर बुक में कहीं पर भी आपने कॉपी किया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये है, तो इट विल बी, हाँ, या तो फिर रेफरेंस, पूरा रेफरेंस शो करो। हाँ, जो मैंने बताया कि बिल्कुल रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो पीएचडी में हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं तो 90% पीएचडी कॉपीराइट ही है ना। हाँ, कोई नया गजब क्या ही कर देंगे हम, मतलब अगर जब तक आपने ओरिजिनली नहीं किया है। तो खैर चलिए वो गई। तो म्यूजिक ऑफ आइडियाज बेसलाइन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सबसे मेन है कि बेसलाइन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट को आया था कि एजरा पाउंड ने इसको एडिट किया है, ठीक है। बेसलाइन की एक पूरी हिस्ट्री है। हाँ, जब बेसलाइन लिखी जा रही थी तो उससे पहले इन्होंने कौन से वर्क्स को पढ़ा था, इनसे प्रभावित हुआ था। एजरा पाउंड जो कि इनके एक तरीके से मार्गदर्शक, एक फिलोसफर, गाइड एंड टीचर माने गए हैं टीएस एलियट के, जो कि कितनी बड़ी हस्ती हो गई आपको समझ में आ ही गया होगा। ये भी ट्रांसएटलांटिक, इनके लिए मैंने ये टर्म दिखाया था पहले, एजरा पाउंड के बारे में, है ना। एजरा पाउंड भी अमेरिका में पैदा हुए हैं, और फिर कहाँ सेटल हो गए, ब्रिटेन में। बाद में फिर ये फासिस्ट हो गए। व्हाट इज फासिस्ट? फासिज्म, हाँ हाँ, तो ठीक हो गया। अरे नहीं, है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो तो था, ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या था, है ना, वही। और नहीं, लेकिन एक चीज समझ लो, फासिज्म, सुन लो आप, क्या है फासिज्म, किसकी फिलॉसफी है? मुसोलिनी। मुसोलिनी कहाँ का तानाशाह है? इटली का। और फासिज्म का मतलब क्या है, कोई बता रहा है? जैसे मोदी को भी फासिस्ट कह रहे हैं आजकल। फासिज्म में कॉमन वर्ड आ गया पॉलिटिक्स में, मैंने बताया है, लेकिन इसका मतलब पहले की क्लासेस में। हाँ, फासिस्ट, ही इज अ फासिस्ट पॉलिटिशियन, ठीक है। वही हो गया एक्सट्रीमिस्ट, कट्टरवादी, जो किसी एक विचारधारा को लेकर कट्टरवादी हो जाए। इसकी स्पेलिंग नोट कर लेना, FASCISM, फासिज्म, ठीक है, नोट कर लेंगे। एक्सट्रीम, यू कैन से एक्सट्रीमिस्ट इन एनी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा में कट्टर, तो फासिज्म उसको कहलाया जाता है।
और एक्सट्रीमिस्ट इन एनी आइडियोलॉजी फासिस्ट हो गया। किसने दी थी? मुसोलिनी ने। मुसोलिनी इटली का तानाशाह है जिसकी बहुत ही क्रूर हत्या की गई फिर बाद में जब पता चला लोगों को। और ये वर्ड मैंने अभी किसके कंटेक्स्ट में यूज किया? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को मुसोलिनी का समर्थक माना जाता था। बाद में एजरा पाउंड को उसके लिए जेल हुई और फिर जेल में ही ये पागल भी हो गए और फिर लास्ट में इनका इस तरह से ट्रेजिक एंड है। हाँ, तो एजरा पाउंड का एक जो एंड है वो बहुत ही ट्रेजिक है उनकी लाइफ का। ठीक है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि टीएस एलियट का करियर एक अलग दिशा में चला गया और इनका एक अलग, दोनों ही लगभग साथ साथ चल रहे थे इनको। 1913-14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर दैट द डेस्टिनीज चेंज्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? एजरा पाउंड मेल है फीमेल? हाँ, मेल है। ठीक है, नाम से फीमेल करेगा। और इनका फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस कौन सा है टीएस एलियट का? द सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड। ये फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस था। अगर वो पूछेगा तो ऑप्शन में दोनों दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले ये आई थिंक 1916 ना, 1916 द सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड। 15 या 16 में डाउट है मुझे। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस। ठीक है। हाँ, पहली बार मार्केट में जो सबसे फेमस पोएम हुई वो ये थी। हॉलो मैन लिखा आपने, जर्नी ऑफ द मेजाई लिखा, द वेस्टलैंड मैंने बताया 5 पार्ट्स में। वेस्टलैंड का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि इसमें इंडियन फिलॉसफी को लिया गया है और लास्ट में उन्होंने जो है इंडियन जो वर्ड्स हैं संस्कृत के चार्ट्स हैं उसके साथ इस पोएम को खत्म किया है। उन्होंने बोला शांति शांति शांति, ये जो है इसकी क्लोजिंग लाइन्स है इसकी, है ना। और गीता जो हमारा टेक्स्ट है उससे काफी जो है, और उपनिषद का यूज किया है। एलटी में आया था क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद है? दिशा नहीं है ये सब। हाँ, कुछ कठा करके कुछ है, कठोपनिषद, कठोपनिषद करके है। कठोपनिषद जो है भारत में जो उपनिषद बहुत सारे लिखे गए हैं ना, उसमें से कठोपनिषद से उन्होंने इसको लिया है। काफी मतलब उसका मटेरियल लिया है वेस्टलैंड का ना। और लास्ट में इसकी समरी क्या है वेस्टलैंड की? वो ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज अ वेस्टलैंड। व्हाट काइंड ऑफ अ वेस्टलैंड? स्पिरिचुअल वेस्टलैंड, स्पिरिचुअल बैरनेस। हाँ हाँ, कई मंत्रों में हम देखते हैं, उसी नहीं बहुत सारे कई मंत्र हैं उसमें हम एंड उसके साथ करते हैं ना कि द वर्ल्ड में बी देयर विल बी पीस पीस एंड पीस। सो जो है, तो इसीलिए भारत में हम जो हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म कहते हैं, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। कहाँ से चल रहा है भाई साहब कुछ पता नहीं। इससे क्रिश्चियनिटी का आपको पता चल जाएगा, इस्लाम का पता चल जाएगा। बट हिंदुइज्म एक क्या है, एक तो मोनोथिस्टिक रिलीजन नहीं है सबसे। हाँ, हिंदुइज्म में जो है वो कोई सिंगल भगवान को नहीं मानते ना। हाँ, तो भगवान ही है, हमने सूरज को ही माना, चांद को ही मान लिया। तो हाँ, तो उसको हम पेगन जो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो खैर मैं आपको टॉपिक पे ला रहा हूँ कि द वेस्टलैंड में उन्होंने थीम क्या रखी थी? स्पिरिचुअल बैरननेस, आध्यात्मिक बंजरपन। वर्ल्ड क्या हो गया? स्पिरिचुअली बैरन हो गया है। कोलैप्स ऑफ मोरल वैल्यूज, कोलैप्स ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का ह्रास। ठीक है, और मैंने क्या बोला? हाँ, फिर लास्ट में वो क्या कहता है? रीजनरेशन या फिर रीबर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। रीबर्थ होगा, इन सारी चीजों का एंड होगा और फिर एक रीबर्थ होगा ह्यूमैनिटी का। तो ये 2-3 थीम्स हैं, कोलैप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और मैंने बोला स्पिरिचुअल बैरननेस। वेस्टलैंड का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल बैरननेस। ये बैरन मतलब बंजर। ठीक है, हाँ, ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ, तो उसमें वो मल्टीपल सोर्सेस का यूज करते हैं। सबसे खूबसूरत पॉइंट है इस कविता का कि कविता में बहुत सारे भटकाव हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एल्यूजन्स। बहुत सारे सोर्सेस का रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए ये कविता पढ़ने में बहुत ही क्लिष्ट है, कठिन है, क्योंकि टीएस एलियट ने हर कागज, हर कविता के हर पेज पर नीचे जो है सोर्सेस को मेंशन करते चलते हैं। ओरिजिनली भी उन्होंने मेंशन किया था कि भाई यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ये वर्ड मैंने दांते से लिया है, ये वर्ड मैंने यहाँ से लिया है। तो इसलिए एलिटिस्ट थे वो, है ना, जिसने वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ा होगा उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो इसको आप पहले तो ये नोट कर लेना जो आपके लिए क्वेश्चन है। एल्यूजन, व्हाट इज एन एल्यूजन? एल्यूजन्स का यूज है वेस्टलैंड में। ठीक है, एल्यूजन्स क्या होते हैं बेटा? इंटरटेक्सुअल रेफरेंस या रेफरेंसेस फ्रॉम अदर टेक्स्ट। ठीक है, जब हम टेक्स्ट से किसी दूसरे टेक्स्ट के रेफरेंसेस अपने टेक्स्ट में ले लेते हैं तो उसको एल्यूजन कहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा म्यूजिक ऑफ आइडियाज है ना, आइडियाज बहुतों से लिए उन्होंने।
हाँ, और उसका एक म्यूजिक बना दिया, एक म्यूजिकल फ्लो दे दिया। और सबसे लास्ट पॉइंट चलते चलते इसमें ये बता रहा हूँ इस पोएम का, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है, हाँ। अद्भुतांत कविता है जिसमें कोई आपका रिदम और राइम आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा इसमें, एक रिदम और राइम भी नहीं होगा, लेकिन रिदम होगा एक खास किस्म का। उसके लिए क्या वर्ड बताया था, एक वर्ड बताया था, कैडेंसिस। क्या होंगे इसमें, कैडेंसिस। हाँ, एक स्टैकेटो रिदम, स्टैकेटो वर्ड भी दिया था, नोट कर लेंगे। फ्री वर्स तो नहीं, जब नहीं फ्री वर्स होता है किसी कविता में, तो उसमें क्या होता है, कैडेंसेस होते हैं। कैडेंसेस जिसको हम बोलते हैं अ काइंड ऑफ रिदम, नॉट एग्जैक्टली रिदम। ठीक है, अ काइंड ऑफ रिदम, अ काइंड ऑफ रिदम। सो यस, मींस यू कैन से लूज रिदम। बस इससे ज्यादा इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। स्टैकेटो वर्ड भी यूज किया था इसके लिए, स्टैकेटो रिदम। स्पेलिंग देखेंगे, फटाफट नोट करें, स्टैकेटो। ये फ्री वर्स के अंदर चल रहे हैं आप। फ्री वर्स का मतलब नोट कर लेंगे, नो राइम नो रिदम। फ्री वर्स क्या है, जिसमें कोई राइम नहीं है, रिदम नहीं है, मगर फिर भी क्या है, उसमें कैडेंसेस है, स्टैकेटो रिदम्स है। ठीक है, स्टैकेटो रिदम्स का एग्जांपल आप बहुत ही लूजली कहो तो रैप जो सॉन्ग्स हैं वो भी है। हाँ, अगर रैप में राइम नहीं है तो, अगर राइम है तब तो फिर वो फ्री वर्स नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि जितने भी रैप्स हैं उसमें राइम हो जाती है, जो रैप सॉन्ग्स होते हैं। राइम नहीं भी होता है ना, तो सिर्फ वो ऐसे स्ट्रेच करते हैं कुछ वर्ड्स को कि वो राइम कर ही देते हैं। दैट इज व्हाट स्टैकेटो इज ऑल अबाउट। It does not rhyme basically, but then उसको they वो stretch it in such a बिल्कुल way बिल्कुल that उसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है तो ब्यूटीफुल में किसी एक उसको काट के दो तीन शब्दों में प्रोनाउंस, दो तीन पार्ट्स में प्रोनाउंस कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कितने हो गए ये, अब डब्ल्यू है ना, ड्रामा, हाँ ये वाले ना। तो देखो ड्रामा में इन्होंने मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा, मेन पॉइंट है इनका प्ले है ये ग्रेट पोएटिक ट्रेजेडी है। फिर इसके बाद क्रिटिसिज्म में इनका एक वर्क आया है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है साथियों, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और देखो इन्होंने ऐसे में अलग से डिफाइन किया उसको, ऐसे उनका एक अलग है, ये दोनों ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म मतलब जो है बेसिकली ऑब्वियसली वर्क को वर्क के बारे में बताना, और ऐसे थोड़ा सा दोनों में फर्क ये होता है, क्रिटिसिज्म बेसिकली किसी एक विचार या किसी एक उस पर केंद्रित होगा, और ऐसे जनरल ओपिनियन होता है आपका। ऐसे क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे जनरल ओपिनियन। क्रिटिसिज्म किसी वर्क या किसी आइडिया पर सेंट्रिक रहता है बस। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्रिटिसिज्म लिखते किस फॉर्म में है, तो ऐसे इसके फॉर्म में लिखते हैं, मतलब नॉन फिक्शन। बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए आपसे। कोई आप एमए का करने के बाद कहीं गए, इंटरव्यू हुआ कि भाई नॉन फिक्शन में क्रिटिसिज्म और ऐसे ऐसे तो नॉन फिक्शन सबको रटा ही है, लेकिन क्रिटिसिज्म किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर वो भी नॉन फिक्शन में आता है। ठीक है, और क्रिटिसिज्म का पेपर सबसे डिफिकल्ट माना जाता है एमए के लेवल पे, क्योंकि क्रिटिसिज्म एब्स्ट्रैक्ट होता है, आइडियाज को समझना है। तो इस बात पर वो आलोचना कर रहा है। हिंदी में क्रिटिसिज्म को हम कह देते हैं समालोचना, आलोचना भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, समालोचना, जिसमें आलोचना भी हो और उसका तारीफ भी हो, तो एक बैलेंस बनाना। हाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ जजमेंट। क्रिटिसिज्म का मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, CEA। क्रिटिसिज्म का बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। सी फॉर, याद आ रहा है किसी को, क्रिटिसिज्म के अंदर सी क्रिटिसिज्म नहीं है, सी फॉर सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं तो क्लासिफाई। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी। आप क्लासिफाई करेंगे कि भाई पोइट्री के अंदर ये क्या है, ओड है, ऑनेट है, सोनेट है, क्या है। और फिर ई क्या है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। और ए क्या है, एनालिसिस। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, नोट कर लेंगे। अब इवैल्यूएशन और एनालिसिस में डिफरेंस कौन बता रहा है, यही डिफरेंसेस आपको बारीक बुद्धि से याद करने पड़ेंगे, यहाँ पर मैथ्स लगती है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। डिफरेंस क्या है, तो काफी स्थूल तौर पर आई थिंक कुछ करते हैं ना। हाँ वो तो क्लासिफिकेशन हो गया, मूल्यांकन और आकलन। और मूल्यांकन में डिफरेंस क्या है, आकलन कर रहे हैं आप ना, तो आप कर क्या रहे हैं उसमें,
नहीं, बेसिक पॉइंट है, याद रख लो, सबको बताया तो था। मेरी तरफ देखें, सबको याद है नहीं, और नीचे देखें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मतलब ऐसा हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि मैं इतने पैशनेटली पढ़ाता हूँ, फिर तुम लोग भूल जाते हो। तो मेन पॉइंट है, अब नहीं भूलना है। क्रिटिसिज्म में कंपैरिजन, इवैल्यूएशन मतलब कंपैरिजन, है ना। आकलन, जब भी आकलन कर रहा हूं, मान लो मैं एक फला स्टूडेंट का फला स्टूडेंट से आकलन कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग। क्रिटिसिज्म का एसेंस है ये, एलटी में। हाँ, द एसेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, एक लाइन लिखाई थी मैंने, बोल्ड कैपिटल अपनी कॉपी में नोट कर लो। कभी भी आगे से कोई भी इंटरव्यू हो, वाइवा हो, पूछेगा कि भाई क्रिटिसिज्म में जजमेंट करते हो कि कंपैरिजन, तो पहले क्या करते हो तुम, कंपैरिजन करते हो। ये कंपैरिजन है, ई वाला क्या है, कंपैरिजन, और फिर क्या है, जजमेंट है। ए से क्या है, एनालिसिस मतलब जजमेंट। दो ही पहलू हैं बस, ये वाला तो हो ही जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। इस क्लास में जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगा, मुझे क्या पता कि कौन कितने पानी में। और टेस्ट लेने के बाद फिर मैं अपना जजमेंट करूंगा कि भाई हाँ, नहीं ये आया तो टॉपर, मगर इसका कारण ये है। टॉपर आने के पीछे इसका कारण ये है, इसका नहीं है, या ये इसका कारण, इस तरीके से। तो जब क्रिटिक जो है, इसीलिए क्रिटिक और राइटर में किसको बड़ा माना गया है, क्रिटिक को। याद रखना, हाँ, आलोचक लेखक से बड़ा होता है, ये लाइन अपनी कॉपी में ये हमेशा याद रखना। इतना कोई छोटा दर्जा नहीं है आलोचना का। हाँ, इसीलिए हम हिंदी में कहें, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो समालोचक हैं। समालोचक मतलब आपने राइटर्स के पहले, अगर आप टीएस एलियट को जज कर रहे हो, उसके जैसे 10 पढ़ो पहले, उसके बाद कंपेयर करो, फिर उसके बाद ले दे के कुछ आप बोल पाओगे। और उसमें भी फिर टीएस एलियट जैसा आदमी आपकी बात को क्यों सुने। आपने उस लेवल का जो है हिस्टोरिकली अचीव किया, हमें सॉरी लिटरली अचीव किया है चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिक जो है, मैं अपनी नजर में मानता हूँ ऑथर से बहुत बड़ा पद है। और क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, जजमेंट। और जजमेंट जब हम करते हैं तो वो सबसे मेन होता है। जजमेंट मतलब आप रेटिंग कर रहे हैं। आजकल अब मूवी आ रही है, वो पठान आई मूवी ना, पहले ही रेटिंग अगर कर दी, और मान लो रेटिंग करने वालों को मैंने पैसा खिला दिया, मैंने कहा भाई तू मेरी 5 में से 5 रेटिंग देना, दे देगा वो। लोग उसकी रेटिंग देखेंगे, वहां चले जाएंगे, और में उसका हो गया काम। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जजमेंट है या जज है, उसको सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, और सबसे ज्यादा अनबायस के अलावा ऑनेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो थर्ड एस्पेक्ट है ना, जुडिशरी, इंडिया में यही तो, उत्तराखंड में यही तो सबसे सैड स्टोरी है। जो भी जज हैं वो सब बिके हुए हैं ना। भाई मान लो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट ने कोई आदेश कर दिया, जितने लोग थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा सब 10-10 लाख रुपए मिलाओ, जाके जज को घूस दे दो। जज ने घूस ले ली, हो गया, उसने दे दिया जजमेंट। एकल सीट का जजमेंट आया भाई साहब, ऐसा कई बार हुआ ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो इतिहास गवा रहा है ना। मुसोलिनी ये कहकर आया कि भाई मैं सबके हितों का वो रखवाला हूँ, सबसे ज्यादा दुष्ट वही निकला। ठीक है, स्टालिन ने कहा कि मैं कम्युनिज्म लाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुष्ट वही निकला। तो मैंने आपको एक बताया था कि इतिहास में देखा गया है, ये हिंदी में भी कहावत है कि इतिहास गवाह है कि जो जो सत्ता पर आया, काबिज हुआ, वो भ्रष्ट बना, भले वो कितने ही। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सत्ता में रहकर आपको जो है कीचड़ लेना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जब मूवमेंट क्रिएट किया था, तो उसमें हम लोग भी यहाँ से गए, अन्ना हजारे और वो सब वाला मूवमेंट ना, हम लोग भी गए यहाँ पर, दिल्ली में भी गए। हाँ, अन्ना हजारे जब तक जुड़े थे, फिर अन्ना हजारे ने पीछे कर दिया, उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल इज गोइंग इनटू पॉलिटिक्स एंड आई नो दैट पॉलिटिक्स इज नॉट अ क्लीन गेम, सो आई विल गो आउट ऑफ इट, इट्स नॉट माई ड्यूटी, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। हाँ, तो आपको, आप कह ही नहीं सकते कि सब जो है बिल्कुल, ना ही नहीं साहब, बिल्कुल क्लीन कोई पॉलिटिशियन मिलेगा, कोई ही आप मान ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है कि बहुत रेयर हो कि पॉलिटिशियन क्लीन मिल जाए, मगर फिर उसमें भी वो जिस विचारधारा या जिस लोगों से जुड़ा है वो भ्रष्ट है, तो वो एक डर्टी गेम है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। नेक्सस है, नेक्सस, एक फंडा है जहां आप एक बार फंस गए तो फिर अंदर चले जाएंगे। और मैं गलत भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स ही सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन भी तो वही है। हम लोग बैठ के यहाँ क्लास में क्या कर लेंगे ना, वहां पर जो वोट ले रहा है, जो नेता है, जिसके पास पैसा आ रहा है, पावर तो उसके पास है, सॉल्यूशन भी वही है। तो लेकिन हमें इतना तो लाइक माइंडेड होना चाहिए कि हम अपने नेता जिसको चुने, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एटलीस्ट वो ईमानदार हो, एटलीस्ट हमारे हितों के लिए वो
अकाउंटेबल है, मेन अकाउंटेबिलिटी है नहीं। जैसे हम पहुंचे तो हमने कहा साहब नहीं नहीं ये तो, अब वो सरकारी नौकर है लेकिन वो क्या माना जा रहा है, नहीं नहीं उसके पैर छू रहे हैं, पहले सारी पैर छू रहे हैं, वो आ रहे हैं उनसे, वो है हम पर्दा खुलवा रहे हैं और जो है वो ओपनिंग करवा रहे हैं। मैंने, मेरी ओपनिंग हुई, मैंने तो फर्स्ट क्लास खुद ही मिठाई खाई, किसी को नहीं पिलाया मैंने ना, जब यहाँ पर खुद ही मिठाई खाई, खुद ही स्टाफ को खिलाया और एक चैरिटी में डोनेट कर दिया। जो मेरे पास भी ऑफर है, कई लोग भी जुड़े थे कि सर इसको बुला लेते हैं कांग्रेस से, मैंने इसको बुला लेते हैं भाजपा, मैंने कहा सारे कांग्रेस भाजपा मेरे अंदर, ठीक है हाँ, क्योंकि आपने जब तक खुद पे कैरेक्टर पे वर्क नहीं किया तब तक ये खाली बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग कॉलेज में जुड़े हैं, कई लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, पहले खुद पर हम क्या, हम फूल बन पा रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन होता है, क्या हम फूल बन पा रहे हैं? अगर हम जब फूल बन गए तो खुशबू अपने आप आएगी। खुशबू के पीछे भाग रहे हैं, अच्छाई अच्छाई अच्छाई, क्या हम अच्छाई पैदा करने के लिए काम कर पा रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपनी वैल्यूज को डेवलप कर पा रहे हैं, और क्या हम रिजल्ट दे पा रहे हैं? मेन रिजल्ट होता है आपका, आपके जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक खाली बेकार की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए मोटिवेटेड रहे, जो भी फॉर्म्स आपने भरे, इवन आपका एमए का भी एक रिजल्ट ही है, आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। इवन जिन्होंने एलटी लेक्चर भरा, नेट भरा, केवीएस भरा है ना, और फेलियर से घबराए भी नहीं, क्योंकि फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर ये भी नहीं है कि बार बार वही गलती कर रहे हैं। ठीक है हाँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसे क्या है, कहा गया है कि हर व्यक्ति अगर एक ही गलती करे तो वो मूर्ख है। हाँ, अगर वो तुम 1000 बार गलती कर दो, नई गलतियां कर दो, आइंस्टाइन कहता था कि मैंने 999 तरीके देखे जिससे मुझे क्या पता चला कि बल्ब कैसे नहीं बनाया सकता, प्रसिद्ध कथन है उसको। जब उसका 1000वें तरीके बना, लोगों ने तारीफ करी, उसने कहा भाई आई नो 999 वेज हाउ नॉट टू मेक अ बल्ब, तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, कह रहे हैं ना। तो ये बात है, तो ऐसे तो आप, असफलता हर समय से सफलता की कहानी करती है, मगर क्या आप उससे सीख पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, ये आप मेरी क्लास में जरूर देखिएगा। और अगर वो चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं सूना और लेटर आप लोग निकल जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों से इंडिविजुअली भी बात करता रहता हूँ जहां मुझे जैसा लगता है। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम्स, व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा समझिए, ये क्लासरूम टीचिंग तो चलती रहेगी, जो भी आपको पढ़ाएगा अच्छा ही पढ़ाएगा, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं क्या है आपके जीवन में, आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, क्या आपके पास टाइम बचा है, और क्या आप अंदर से जो आप अपने खुद को वादा कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। अगर आप खुद को वादा पूरा नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए कि भगवान भी आके क्या ही कर लेंगे यार। ठीक है हाँ, खुद से अगर मैंने वादा किया कि मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, मैं डेली क्लास लूंगा, अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मुझे राइट है सफल होने का? नहीं है मुझे। और अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आपको भगवान भी आके नहीं रोक सकता। ये दो चीजें जिंदगी में याद रखना, हम अपनी सफलता का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, असफलता का क्रेडिट दूसरों को देते हैं, उल्टा होना चाहिए। हम अपनी सफलता का क्रेडिट क्या है, दूसरों को दें, और असफलता का क्रेडिट खुद लें कि हाँ यार मैं जिम्मेदार था, मैंने कम पढ़ा। ठीक है हाँ, और मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, कब तक नहीं होगा मैं देखता हूँ। ऐसा एक एटीट्यूड अगर आप रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, ये जो इतने सारे टैग्स जुड़े हैं मेरे साथ भी, ये वो चीजें, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं असफल था उस समय भी बस हार नहीं माना। मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी ना, क्योंकि मैं फिर ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। जब पहला नेट का हुआ मेरा, बताया था मैंने, पहला नेट का पेपर हुआ, पता ही था उसमें होना है नहीं, खुद से तैयारी करके गया था मैं। तो पहले नेट के पेपर के बाद आके मैं आया बाहर, ऐसे ही जो है घूमते हुए अपने दोस्तों के साथ, एमए एमए थर्ड सेम में, मतलब मेरे दोस्त भी क्या थे, रेगुलर ये प्राइवेट था तो दोस्त भी नहीं थे ज्यादा। जो भी लोग थे मेरे को याद है, मैंने ये कहा था यार अब आएगा इस पेपर को निकालने में मजा। ठीक है हाँ, ये पता था कि इस बार नहीं निकलेगा, लेकिन आप उनका एटीट्यूड देखिए, मैं अपने आप की जगह किसी को भी रख लूं, एटीट्यूड क्या है बंदे का ना। क्या बोला उसने, उसने ये नहीं बोला कि यार मेरा पेपर खराब हो गया निकलेगा नहीं, क्या बोला उस भाई ने, मैं अपनी तारीफ की जगह किसी को भी रख लूं कि यार अब इस पेपर में फाइट करने में मजा है। तो ये एटीट्यूड आपका, ये एटीट्यूड हो जाता है सुरक्षात्मक ना, कि अरे यार कैसे ये तो टफ हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा, वहां पर गड़बड़ है ना। लाइफ में गैम्बलर भी बनिए, थोड़ा थोड़ा अपने पे विश्वास करना सीखिए, और ऐसा कोई असंभव नाम की कोई चीज नहीं है लाइफ में। मैं तो 12th साइंस हूँ, फिर बीकॉम है मेरा, फिर मास कम्युनिकेशन है, फिर एमए इंग्लिश है, कहीं से कहीं तक कोई इंग्लिश का वास्ता ही नहीं था लाइफ में। जैसे अभी एल्बा मैम ने उस दिन बताया था, सेम स्टोरी है कि कोई हमारा तुक ही नहीं। लेकिन जब समझ में आ गई बात, जब ठुक गई बात दिल में, ये करना है भाई, तो फिर करना है, वो पैशन जो है। और ऐसा कोई भी बड़ी बात नहीं कि नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या सीमित असीमित संभावनाएं हमारे अंदर होती हैं।
बट यही है कि हम पढ़ रहे होते हैं ढर्रे में, हम अपने एटीट्यूड को, हमारे वर्क एथिक्स को डिफाइन नहीं करते और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते खुद से। हमें खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यार मैंने आज नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, डायरी में लिखो, खुद से माफी मांगो, ऊपर से माफी मांगो, कल शुरू होगा। लेकिन जब तक आप खुद के लिए ईमानदार नहीं हो, मैंने हर बार हर लेक्चर में बोलता हूँ, तब तक आप कभी भी कोई पेपर, जिस दिन खुद के लिए ईमानदार हो गए, उस दिन आपका भाई साहब कौन सा पेपर है मुझे बता दो, नहीं निकल रहा, मुझे बता देना आप, मिल लेना मेरे से, है ना। जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो और लगातार मेहनत कर रहे हो, तो आपका कोई भी पेपर निकल जाएगा। ठीक है, और मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट है, जब रिजल्ट हो जाता है फिर बोलना अच्छा रहता है, मैं वही कहता हूँ हमेशा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अभी आपका एमए में अच्छा रिजल्ट आएगा, तब आप बोल सकते हो कि हाँ सर मैंने भी करके दिखाया, तो वो एक फायर होनी चाहिए। छोटे छोटे पहले, और हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिकल गोल बनाओ, बड़े गोल बनाने की जरूरत नहीं। अगर नेट की तैयारी कर रहे हो और एमए में हो, तो पहले एमए का वहां पर टॉप करके दिखाओ, वहां पर टॉप 5 में आके दिखाओ, वहां पर टॉप 10 में आके दिखाओ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर एक नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे करके मेरे हिसाब से जाना ठीक रहता है। हाँ, शॉर्ट गोल्स और लार्ज एम्स। एम तो बड़ा ही होना चाहिए, अब एम बड़ा नहीं है तो शॉर्ट गोल्स में ट्रैप हो जाओगे, उसके बाद समझ भी नहीं आएगा, उसी में खुश हो जाओगे। ठीक है, हाँ। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, एक नया न्यूज दे रहा था कि लेक्चरर वाले में एक और नोटिफिकेशन, वो एक और न्यूज मिली है मुझे कि लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग का बता रहा था, वो स्क्रीनिंग अभी जो है मतलब कि शायद अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, अप्रैल में, मार्च छोड़ के होली के बाद, है ना। तो स्क्रीनिंग का नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो उसका मतलब 2 से 3 महीने में स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, जून या जुलाई, और फिर उसके बाद फिर आपका सितंबर तक आपका जो लेक्चरर का मेंस का पेपर हो जाएगा, सितंबर या अक्टूबर तक। तो जो जो गंभीर लर्नर्स हैं उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए। क्या फायदा लास्ट में मैराथन दौड़ते रह जाओ, सॉरी 100 मीटर रेस, मैराथन दौड़ो ना। हाँ, अभी से वो मैं, हाँ मतलब एक अपने अंदर का वो सपना रखो कि हाँ मुझे बनना है इस बार, अपना अपना एक टारगेट डिफाइन करो और उसके हिसाब से चलो, है ना। हाँ हाँ, क्या है 13 तारीख। चलो इतना कर लेते हैं ना।